नमस्कार दोस्तों, डीके विद जी के तो बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। पॉलिटी सीरीज के वीडियो नंबर ये 2 है। इसमें हम लोग फिर से जो है 30+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 30+ तो नहीं है क्योंकि 30 क्वेश्चन ही होगा, लेकिन डिटेल एक्सप्लानेशन के साथ, क्योंकि एक्सप्लानेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में क्या चल रहा है कि केवल टिक मार सेशन चल रहा है, तो अगर आप टिक मार सेशन को कहीं देख रहे हैं तो आप एक बार यहाँ भी देखिए और फिर दोनों को कंपेयर करिए और कौन ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है उस पर भी जो है आप ध्यान दीजिए, क्योंकि केवल टिक मार करने से नहीं, उसके साथ साथ जो है हमें कंसेप्ट को भी लेके चलना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वही क्वेश्चन आपका आ जाए। उस टॉपिक से रिलेटेड जो है आसपास के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि वित्त के संदर्भ में संविधान ने, तो वित्त के संबंध में संविधान में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। पहला बात कि वित्त आयोग क्या होता है, वित्त आयोग कैसे बनता है, कौन बनाता है इसको, और आर्टिकल में कहाँ इसको मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वित्त आयोग जो है किस आर्टिकल में दिया गया है, या फिर आर्टिकल 280 जो है किससे रिलेटेड है? तो वित्त आयोग से। ये बात जो है ध्यान रखेंगे आप। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग के गठन जो है आपके राष्ट्रपति करते हैं, और कितने दिनों के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो अभी जो है आपका 16वां वित्त आयोग चल रहा है। ये करंट का क्वेश्चन है जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 2026 से आपका 2031 तक है, और ये कब तक? 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये पीरियड और ये 16वां वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष बने हैं आपके अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये बात आप जो है ध्यान रखेंगे। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो 1 इसके अध्यक्ष होते हैं और 4 अदर सदस्य होते हैं, यानी कि अन्य सदस्य। ये बात जो है ध्यान रखेंगे। इतना बात जो है आपका वित्त आयोग से रिलेटेड याद रखना होगा। इसके अलावा और भी सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं एक ही वीडियो में सारा डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो फिर आप लोग वीडियो को पूरा देखते भी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अदर जो प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं उनको भी देखें। अभी जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है वो सबके लिए आपका इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो देखिए, ये हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि बिहार स्पेशल में, कि ग्राम सभा ये पंचायत का है। तो ग्राम सभा का हर वो व्यक्ति होता है जो आपका वोटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता जिनका उम्र जो है 18 से ऊपर है, और वो उनका नाम वोटर लिस्ट में है। ग्राम सभा का मीटिंग जो है कम से कम कितना होना चाहिए 1 साल में? तो ये आपका जो है 4 मीटिंग जो है 1 साल में होना चाहिए ग्राम सभा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है, यानी कि पंजीकरण कौन करवाता है? और देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में जो है आपका सर जो है चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि वोटर का जो है रीवेरिफिकेशन जो है किया जा रहा है कि कौन लोग जो है वोटर सही हैं और कौन जो है आपके गलत हैं। तो इससे रिलेटेड जो है बहुत मतदाता से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत, और ये टॉपिक जो है बहुत चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं। तो किसका काम है? ये काम कौन करता है? तो ये काम आपका करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का काम होता है चुनाव कराना, वोटर लिस्ट का तैयार करना। ठीक है, ये सब सारा काम जो है आपके पार्टी को रजिस्टर्ड करना, ये सब सारा काम किसका होता है? चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंतर्गत बनता है? तो
24, ये भी बात आप जो है ध्यान रखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो है आपका 326 में क्या दिया हुआ है कि एडल्ट सफरेज, ठीक है। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपके 18 साल के ऊपर हो गए हैं वो आपके वोटर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कोई भी लिंग के हो, ठीक, किसी विकास के हो या किसी भी क्षेत्र के हो भारत के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य संशोधन अधिनियम में हुआ, मतलब कि कब किस संशोधन अधिनियम से जो है सिक्किम जो है भारत का एक नया राज्य बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संशोधन था आपका 36वां और साल था 1975, ठीक है। और ये कौन सा राज्य बना था भारत का, तो 22वां राज्य बना था, यानी कि 22 जो है 22nd जो है आपका ये राज्य बना हुआ था। वही अगर हम बात करें कि 1974 में 35वें संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को क्या किया गया था, सिक्किम को आपको सहयोगी राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, यानी कि 35वें अमेंडमेंट के माध्यम से सहयोगी राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वही 36वें आपके संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में नया राज्य के रूप में सिक्किम को अपना लिया गया। तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का संघ, तो भारत का संघ क्या होता है, तो भारत का संघ का मतलब होता है आपका ऑप्शन सी, यानी कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। यानी कि अगर हम भारत का बात करेंगे कि यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या है कि जितने सारे स्टेट हैं और सारे यूनियन टेरिटरी हैं, ये सारे आपके क्या होंगे, यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट हैं। और ये जो है भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट कहाँ लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये लिखा है आपके आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शीर्षक स्वतंत्रता, यानी कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से बचाव, तो हाँ ये शामिल किया गया है। सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेके आपका ये 22 तक है। ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे कि 19 से लेके 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से बचाव, तो ये आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो 20, ठीक है। वही अगर हम बात करें स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 19 में मेंशन है। वही जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 21 में ये मेंशन किया गया है। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या मेंशन आपका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो देखिए ये भी आर्टिकल 19 का ही पार्ट है, और 19 का कौन सा पार्ट है, तो 91 का बी है। और इसमें क्या मेंशन किया गया है कि आप जो है असेंबल एक साथ हो सकते हैं, मतलब एक साथ जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन तरीके से। जो राइट टू प्रोटेस्ट जो है इसमें यहीं से ये आपका आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कितने प्रकार के हैं, तो वो 6 प्रकार के हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपसे जो है पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के, और कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला क्या है कि पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है,
स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण देने का जो स्वतंत्रता होता है वो, ठीक है। दूसरा है आपका फ्रीडम, जो हम लोग अभी बात किए हैं ऑप्शन बी में, यानी कि शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन जो है आपका एकत्रित होने का। तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है कि आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, यानी अपना संगठन बना सकते हैं। चौथा क्या है कि कहीं भी आप मूव कर सकते हैं फ्रीली भारत में। पांचवा है आपका कि अगर मूव कर गए हैं तो फिर आप रुक सकते हैं। और छठा क्या है, अगर रुक गए हैं तो बिजनेस करिए वहाँ। तो प्रोफेशन जो है, कोई भी प्रोफेशन जो है आप कर सकते हैं, कंडीशन कि वो इलीगल या इमोरल नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला जो है आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, यानी कि ये 19, ये सारा कहाँ दिया है कि 19(1) के ए में जो है ABCD ऐसे करके जो है आपका दिया हुआ है। पहले ये कितना था, पहले आपका 7 था, कौन सा ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया आपका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये बात जो है ध्यान रखेंगे। और अभी राइट टू प्रॉपर्टी को कहाँ शामिल किया गया है, कमेंट करके बताइए। भारत संविधान घोषणा करता है कि, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। और ये बात किसका है, तो आर्टिकल 21 के बारे में जो है ये बात कहा जा रहा है। इससे रिलेटेड एक केस है मनेका गांधी का केस, मनेका गांधी का केस जो है इससे रिलेटेड है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किससे रिलेटेड है, मनेका गांधी का केस, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, तो इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है। देखिए ये PYQ चल रहा है सीरीज आपका PYQ, तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब तक भारत में केवल एक ही राज्य था और वो था गोवा। गोवा में जो है भारत आपका जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू है, यानी समान आचार संहिता जो है लागू है। लेकिन वर्तमान का अगर बात किया जाए तो वर्तमान में भारत में 2 राज्य हो गए हैं, एक तो गोवा और दूसरा आपका उत्तराखंड। हाल ही में 2024 में जो है उत्तराखंड में UCC लागू हुआ है आपका, इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। UCC कहाँ दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 44 जो है बात करता है। UCC होता क्या है, तो UCC जो है आपका ये एक सिविल कोड है। इसमें क्या क्या कहा जाता है कि कोई भी आपका जो है पर्सनल लॉ नहीं होगा, कोई भी आपका पर्सनल लॉ नहीं होगा। अब किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से बिलीव कर रहे हैं, सबके लिए एक ही रूल लागू होंगे। यानी कि शादी के लिए सबका एक ही रूल होगा, डिवोर्स के लिए सबके लिए एक ही रूल होगा, हेरिटेंस के लिए मतलब कि जो संपत्ति मिलता है पूर्वजों से उसके लिए एक ही रूल होगा, किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं उसके लिए एक ही रूल होगा। तो ये जो है BPSC के मेंस में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इस बात को भी जो है ध्यान रखेंगे। और ये लगातार चर्चा में जो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में प्रधानमंत्री कार्यकाल की अवधि कितनी है। तो देखिए प्रधानमंत्री के ऐसे नॉर्मल बात करेंगे तो 5 साल हो जाएगा, ये कोई भी आदमी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो 5 साल, लेकिन ये कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, क्योंकि जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बना रहता है तभी तक वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं, और जैसे ही बहुमत खत्म होता है प्रधानमंत्री का पद खत्म। तो ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी कि किसको अपना त्यागपत्र देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देगा। और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये पूरा मतलब इसको लिखना चाहिए था क्वेश्चन में। 148 से लेके आपका 151 तक जो है इसके बारे में जो है डिस्कस
किया गया है। और ये लोग कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, तो या तो 6 साल या फिर 65 वर्ष, जो पहले आ जाए। अगर 65 वर्ष का आ गया तो रिटायर कर जाएंगे, या फिर 6 साल पूरा हो जाएगा तो रिटायर कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो समस्त महत्वपूर्ण निर्णय कहाँ लिए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट के द्वारा जो है जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है। और इसके नेता कौन या नेतृत्व कौन करता है इसको, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद, देखिए मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर होता है, तो देखिए मंत्रिपरिषद ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसी में से कुछ लोग मिलके जो है कैबिनेट बनाते हैं। तो ये आपका मंत्रिपरिषद हो गया, और इसके अंदर जो कुछ लोग मिलके जो हेड हो जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण संगठन ये होता है या और सबसे पावरफुल होता है, तो ये आपके कैबिनेट हो जाता है। यानी कैबिनेट के मिनिस्टर जो है आपके मंत्रिपरिषद के मिनिस्टर होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि कैबिनेट के हों। इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले तो देखेंगे कि वित्त विधेयक जो है और धन विधेयक, ये जो है आपका आर्टिकल 117 और ये आपका आर्टिकल 110 में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक जो है 110 आर्टिकल, इसको पेश कहाँ किया जाता है, तो लोकसभा में। कौन तय करता है कि ये बिल जो है धन विधेयक है या नहीं, तो ये आपके लोकसभा का जो है स्पीकर जो होता है वो तय करता है, स्पीकर। ठीक है, राज्यसभा में इसको पेश कभी नहीं किया जाता है धन विधेयक को। राज्यसभा बस उसको 14 दिन तक जो है, 14 दिनों तक जो है बिल को रखा जा सकता है, अपना सुझाव दे सकता है, अपना सुझाव जो है दे सकता है, लेकिन वो लोकसभा पे क्या होगा, बाध्य नहीं होगा, लोकसभा पे बाध्य ये नहीं होगा। इतना बात ध्यान रखेंगे। वही अगर आप वित्त विधेयक का बात करें, तो वित्त विधेयक जो है आपका आर्टिकल 117 में दिया गया है, और ये आपके आम विधेयक की तरह जो है होता है। ठीक है, इसको लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं भी जो है पेश किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। और आपका जो है वित्त विधेयक को राज्यसभा जो है अस्वीकृत कर सकता है। ये तो क्वेश्चन में आंसर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। ठीक है, और ये जो है अपना रिपोर्ट किसको पेश करता है, नियंत्रक और महालेखा, तो ये अपना रिपोर्ट जो है पेश करता है किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ से होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, और 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से। अगर नॉर्मल देखें तो 2:1 आपका बनता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि रेशियो क्या होता है, तो 2:1। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आपके KC वेणुगोपाल, और ये कौन है, तो ये आपके कांग्रेस के नेता हैं। अभी क्या है ना कि अभी आपका जो है अभी ये है कि जो लोक लेखा समिति होता है, तो उसके अध्यक्ष हमेशा कौन बन रहे हैं, तो उसके अध्यक्ष आपके बनते हैं विपक्ष के नेता। ठीक है, जो विपक्ष में होते हैं वहीं आपके लोक लेखा समिति से के अध्यक्ष बनते हैं।
ठीक है। और इसका काम होता है कि देखना कि सरकार ने जो है पैसा जो है कहाँ खर्च किया है और कैसे खर्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आकस्मिकता निधि यानी कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है आपका संसदीय स्वीकृति के पूर्व, यानी उसको संसदीय स्वीकृति लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसका बात करेंगे तो ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो 267 में जो है कंटीजेंसी फंड जो है आपका दिया गया है। वही अगर बात करेंगे एक और फंड होता है आपका, वो होता है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड इसको कहते हैं संचित निधि, ठीक है, हिंदी वाले संचित निधि इसको कहते हैं। और इससे खर्च करने के लिए जो है संसद से अनुमति लेना होता है। गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू है वो कहाँ आता है, तो वो आता है आपका संचित निधि में। संचित निधि यानी कि आपका जो है कंसोलिडेटेड फंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणिक कदाचार के आधार पे, ठीक है। और ये दिया कहाँ गया है, तो ये दिया गया है आपके आर्टिकल 324 के 5 में। इतना डीप तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप इसको देखते चलिए, हो सकता है कहीं पूछ दे तो वहाँ घबराना नहीं पड़ेगा। जैसे कि इमरान खान कहते हैं पहले हमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 42 में क्या क्या जोड़ा गया था, तो धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर, फिर सोशलिस्ट, उसके बाद जो है इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है आपके 1942 में 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संशोधन के माध्यम से जो है आपका जोड़ा गया था। सोशलिस्ट के यानी कि समाजवादी, और इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि अखंडता। ये 3 चीज़ जो है जो आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जो है 1976 में जो है ये जोड़ा गया था। और किस माध्यम से, 42 अमेंडमेंट के माध्यम से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कहा जाता है। ये बात भी जो है ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 39A भी जो है 42 अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया है। और इसमें क्या है, फ्री लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सलाह, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान के निर्माण से रिलेटेड जो समितियां हैं, तो ध्यान रखेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है। वो हिस्ट्री में भी आता है और आपके पॉलिटी में भी आता है, तो कहीं भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड अगर बात की जाए तो ये प्रक्रिया नियमों के संचालन की समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है, जिसको स्टीयरिंग कमेटी भी जो है आपका कहा जाता है। संचालन जो है आपका इसको स्टीयरिंग कमेटी भी जो है आपका कहा जाता है। वही अगर जेपी कृपलानी का बात करेंगे कि जेपी कृपलानी किससे संबंधित है, तो जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो है, मौलिक अधिकार से जो है रिलेटेड उप समिति बना था, तो ये उसके अध्यक्ष थे। और B.R. अम्बेडकर, तो ये प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष थे। तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं रिपीटेड। और ये आपका PYQ का सीरीज चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। और ख़ुद भी जो है पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि पता चले कि आपको वीडियो जो है
पसंद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये होता है आपका एक सरकारी अधिवक्ता, यानी सरकार का ये वकील होता है और सरकार के पक्ष को कोर्ट के सामने रखता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, यानी किसके पास होता है अवशिष्ट शक्तियाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संसद के पास। देखिए शेड्यूल 7 जो है उसमें जो है जितने आपके जो सब्जेक्ट हैं उसको डिवाइड किया गया, और किस किस में, तो आपका जो है स्टेट, यूनियन, और तीसरा जो है कनकरेंट। इसको कहते हैं कि राज्य, इसको कहते हैं संघ, और इसको कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पूछता है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची लिया गया है। और आर्टिकल 248 बताता है कि आपका जो है अवशिष्ट शक्ति जो है संसद के पास आएगा। ठीक है, तो इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन जो है अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन 21 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो देखिए आर्टिकल 51 जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो है आपका है। वही अगर 48 का बात किया जाए तो 48 में जो है एनिमल हस्बेंड्री के मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड और काउ स्लॉटरिंग, यानी कि जो गाय, जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, जो गाय होते हैं, यानी कि गौ हत्या पे जो है निषेध का बात किया गया है। और अगर 42 का बात किया जाए तो इसमें जो है मैटरनिटी बेनिफिट, यानी मातृत्व लाभ के बारे में जो है, मैटरनिटी के बारे में जो है बात किया गया है। ठीक है, अभी 39A के बारे में हम लोग बात किए हैं कि ये क्या है आपका मुफ्त कानूनी सलाह, यानी कि फ्री लीगल एड, और कब जोड़ा गया था, तो 42वें संशोधन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, तो देखिए ये संघ सूची के लिए भी कर सकती है, राज्य सूची के लिए और समवर्ती सूची के लिए भी कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्न में से कौन बुला सकता है, तो देखिए कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन। और इससे रिलेटेड हम लोग अध्यक्षता कौन करता है, तो वो आपके स्पीकर करते हैं। और कहाँ के लोकसभा के स्पीकर जो है अध्यक्षता करते हैं। और ये किस केस में जो है बुलाया जा सकता है, तो ये केवल जो है जब आम बिल हो, आम अधिनियम हो या विधेयक उसको पास कराने के लिए ही केवल संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जाता है। अगर बात करें कि मनी बिल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना हो, तो उस केस में जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी, देखिए ये PYQ है, तो ये आपका हो जाएगा कटक। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में आपका भुवनेश्वर है। कमेंट करके बताइए कि जगन्नाथ पुरी यात्रा जो है कहाँ निकलता है और उसमें कौन कौन से भगवान शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन जो है चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में जो है जगदीप धनखड़ जी जो है ना आपके इस्तीफा यानी कि रिजाइन दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा के आपके पदेन अध्यक्ष होते हैं। किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 64। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 63 बताता है कि उपराष्ट्रपति, भारत में एक जो है आपके उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति होंगे।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। तो निर्विरोध केवल एक ही आदमी आपका जो है चुने गए हैं और उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। और ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में, दरोगा, एसएससी सब जगह जो है बिहार के एग्जाम में और बाकी सेंट्रल एग्जाम में भी जो है ये पूछा गया है और आगे भी लगातार पूछा जाएगा। और ये कब चुने गए थे? तो 1977 में। ये बात भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिक्री कर से। निगम कर और सीमा शुल्क जो है यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के संविधान निर्माताओं में निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो देखिए, अमेरिका से जो है न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है, इस चीज़ को बिल ऑफ राइट कहते हैं, बिल ऑफ राइट कहते हैं अमेरिका में। वही अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, तो ये तीनों जो है आपके अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब अगर इससे रिलेटेड अगर हम लोग और कुछ बात कर सकते हैं तो क्या क्या देख सकते हैं कि पहला कि अगर समीक्षा का बात करें, न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा क्या होता है? तो ये एक राइट होता है और कहाँ मेंशन है? तो आपके डायरेक्ट न्यायिक समीक्षा कहीं नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसका जो फैक्ट्स हैं, उसका जो बात है वो आर्टिकल 213, 32, 226 जो है उसमें दिया गया है। इसका मतलब होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी कि जो कार्यपालिका है या फिर विधायिका है, अगर कोई कानून, नियम, बिल या ऑर्डर ऐसा कुछ आता है जो कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अधिकार होता है कि वो उसका न्यायिक समीक्षा करे और फिर देखे कि क्या वो आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है या नहीं। अगर हनन कर रहा होगा तो उससे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। ठीक है न, यानी कि कानून को ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले जो है आपका एक बिल था, यानी कि बिल का नाम एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड, याद आ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पार्लियामेंट से जो है आपका पास हुआ था, जिसमें क्या था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है आपके वो चंदा लेती थी और कौन डोनर है उसके नाम को जो है नहीं बताया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है घोषित कर दिया। और ये पावर आया कहाँ से? तो ये पावर आया आपके न्यायिक समीक्षा से। मौलिक अधिकार जो है आपके, और ये कहाँ है, 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तीसरा जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, तो ये कहाँ दिया है? तो 124 के 4 में दिया हुआ है कि एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 40। 32 क्या है? तो 32 बताता है कि राइट टू रिमेडी। ठीक है, राइट टू रिमेडी मतलब उपचार का अधिकार। इसी को जो है BR अम्बेडकर जी ने क्या बोला है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर देखिए राइट तो अगर दिया जाए, अगर राइट के वायलेशन के बाद अगर राइट का कोई हनन करता है और फिर उसको सही करने का अगर कोई उपचार माध्यम ना दिया जाए तो फिर उस राइट का कोई मतलब नहीं होता है। एक टर्म आता है, एक मैक्सिम यूज़ किया जाता है, वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रिमेडी, मतलब कि जहाँ अधिकार है वहाँ जो है आपके उपचार हैं। तो बिना उपचार का अधिकार दिया गया तो वो व्यर्थ है। इस बात का जो है ध्यान आप रखेंगे। ये जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 48 में जो है
गौ हत्या पे निषेध के बारे में बात किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो 30 है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इतना हो जाता है कि आपके ये पूरा एक तरह से समझिए कि पॉलिटी का रिवीजन हो जा रहा है। हम लोग फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन देखें, फंडामेंटल ड्यूटी से तो अभी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा क्वेश्चन जो है हम लोग लगभग देख लिए। पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन, DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन, और सारा का जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो एक तरह से समझिए कि ये आपका 30 क्वेश्चन ना होकर आपका 30 मतलब 35 तो नहीं, डबल ट्रिपल जो है आपका हो जा रहा है। मतलब आप 100 क्वेश्चन जो है टिक मार करते हैं और मेरा 30 क्वेश्चन का सेशन देखेंगे तो दोनों में ज़्यादा इफेक्टिव आपका 30 क्वेश्चन वाला सेशन होने वाला है। आप एक बार दोनों का तुलना करके ज़रूर देखिए। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो मैं कल पूछा था कमेंट करने के लिए, लेकिन कोई कमेंट जो है आया नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 22। और ये कहाँ है? तो शेड्यूल 8 में, यानी कि शेड्यूल 8 को क्या कहते हैं? तो अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में जो है भाषा के बारे में, बिहार से कौन भाषा जो है अनुसूची 8 में है? तो वो केवल एक है, मैथिली। और ये कब शामिल हुआ था? तो 2003 में। और किस अमेंडमेंट से? तो 92 अमेंडमेंट के माध्यम से हुआ था। इसके साथ बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा जो है इसको भी जो है शामिल किया गया था। करेंट से रिलेटेड एक भाषा से टॉपिक है कि 5 नए शास्त्रीय भाषा जो है संविधान में क्या हुआ है? शामिल हुआ है। और कौन कौन से हैं वो? तो बंगाली, ठीक है, मराठी, प्राकृत, पाली और आपके असमिया। तो ये 5 भाषा जो है किस में शामिल हुए? तो शास्त्रीय भाषा में। पहले से कितने थे? 6, दोनों मिला के कितने हो गए? 11। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है 5 शास्त्रीय भाषा को जो है शामिल किया गया है, इनमें से कौन नहीं है? या फिर ऐसे कूट करके जो है दिया जा सकता है कि अब जो है आपके 11 हो गए हैं तो 11 की जगह 10 हो गए, ऐसा करके जो है दिया जा सकता है। तो ये आपके करेंट और पॉलिटी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज का सभा जो है यहीं अब समाप्त हो जाता है। तो कैसा लग रहा है सेशन? दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जो है आपको मज़ा आने वाला है। इसके साथ साथ आप जो है जितने टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड जो है आप बुक से जो है थ्योरी को भी जो है पढ़ते रहिए, क्योंकि थ्योरी भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी लगाएंगे तो आपका टॉपिक पे जो है पकड़ बनेगा और कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें।